बुखार साहब, ईरान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ये कह रहे हैं कि यूएस की इंटेंशंस और उनके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि वो ईरान को मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ दें और उसके तेल पर कब्जा कर लें। आपको लगता है कि वाकई ही अमेरिका के अहदाफ यही हैं और वो इसको किसी तरह हासिल कर सकते हैं? देखिए, अहदाफ कायम करना या उसके बारे में प्लानिंग करना, ये तो इसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन देयर आर ऑलवेज डूएबल्स एंड इम्पॉसिबल थिंग्स। ये डूएबल नहीं है। ईरान कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनी पार्ट्स। ये वो एक दीवाने की और बढ़ है। इसलिए कि कोशिशें बहुत पहले भी हो चुकी हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि बलूचिस्तान के इलाके में आधा बलूचिस्तान ईरान का हिस्सा है, आधा बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। यहाँ पर अमेरिका की ब्लैक वाटर जो है वो कोशिश करती रही है कि यहाँ की तंजीमों को, और अगर आपको याद हो एक दफ़ा हवाई हमले हुए थे, हमने भी किए थे, ईरान ने भी किए थे, अभी कुछ 1.5-2 साल की बात है। तो ये वही कुव्वतें थी जो उनको उकसा रही थी कि ग्रेटर बलूचिस्तान बनेगा। ये पहले भी कोशिशें हुई हैं। इसी तरीके से कुर्दिस्तान के हवाले से अमेरिका ने हमेशा कुर्दों को सपोर्ट किया है। कुर्द जो हैं उनका बॉर्डर लगता है इराक के साथ भी, तुर्की के साथ भी, ईरान के साथ भी। अब फिर आपने सुना ना कि उनको पैसे वैसे दिए, असला वसला दिया है और वो थोड़ा सा दाखिल भी हुए हैं ईरानियन टेरिटरी में, लेकिन जो उनके साथ सलूक हुआ है वो जाके कोई उनसे पूछे। तो एक तो ये ख्वाहिश करने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ईरान के टुकड़े नहीं हो सकते, और यही हाल उसकी जो ऑयल इंस्टॉलेशन है उनका भी है। देखिए, इस तरह की जब वेव्स आती हैं उधर से, तो उसका जवाब भी ईरान की तरफ से दिया जाता है। जो ईरान के प्रेसिडेंट है वो ये कहते हैं कि हम पर जितना भी दबाव डाला जाएगा, हमारा रद्द-ए-अमल उससे भी ज़्यादा शदीद होगा जी। ठीक है जी। और वो ये कहते हैं कि ईरान कभी नाइंसाफ़ी और जाहरियत के सामने नहीं झुकेगा। और जो फॉरेन मिनिस्टर ने और प्रेसिडेंट ने एक और बात कही है, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अहम है। वो ये कहते हैं कि नेतन्याहू ने अपनी मक्कारी से डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग में घसीट लाया है वो जी। इसके ऊपर आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि जो अवाम है अमेरिका की, 2-3 जुलूस तो मैंने ऑलरेडी देख लिए हुए हैं अमेरिका में जो निकले हैं ईरान की जंग के खिलाफ। आप देखिएगा इसके ऊपर कितनी लहदे होगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि इराकची जो है उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा बयान इसके हवाले से दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक अमेरिका की जंग में $100 अरब जो है वो खर्च हो चुके हैं। वो इकोनॉमी जिसको ट्रंप ठीक करने चले थे, जिसके लिए टैरिफ की जंग शुरू की थी उन्होंने, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, वो सब बकवासियात जो हैं वो इसकी नज़र हो रही हैं, जो एडवेंचर उन्होंने ईरान के खिलाफ किया है। ये हमारे सामने वो सारे सबूत रखे हैं। ठीक है जी। उसके बाद जी नेतन्याहू साहब जो हैं वो भी अपने बिल से निकल आए हैं अचानक, और वो फरमा रहे हैं जी कि ईरानी हुकूमत के खात्मे का मुनज़्ज़म मंसूबा मौजूद है। भाई कर लिया ना आपने इम्प्लीमेंट, और कौन सा आपने फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ है कोई मंसूबा? वैसे तो ये बात नहीं कर रहे होंगे, पॉसिबली क्या ऑप्शन मजीद नेतन्याहू जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? नेतन्याहू के लिए अब बचत मुमकिन इसलिए नहीं है कि अभी तक चूंकि वहाँ पर मीडिया पर पाबंदी है, क्योंकि तबाही की लाशों की तस्वीरें दिखाने पर पाबंदी है अमेरिका की तरह से। आपको मैं ईमानदारी से कहूं अगर, तो जो भी इमेजेस अब तक कहीं ना कहीं से निकले हैं, आपके लिए गजा में और इस तल अवीव में पहचान करनी मुश्किल हो जाएगी। ये हाल किया है ईरानियन मिसाइल्स ने उनका। जी बिल्कुल बुखार साहब, और शायद अमेरिका और इसराइल गजा वाला मॉडल ही ईरान में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से वहाँ पर बमबारी की जा रही है, उनके ऑयल डिपोज को हिट किया जा रहा है, जिसकी वजह से बुखार साहब एनवायरमेंटल इफेक्ट्स भी आएंगे। और देखिए, जंग के तो आफ्टर मैथ्स बहुत सारे होते हैं। जितना बारूद इस्तेमाल हो चुका है, गोला बारूद इस वक्त ईरान में 5000 टन तो आज से 3 दिन पहले था जो बम बरसाए उन्होंने जी। मगर क्या वो बम और क्या वो धुआं, क्या वो असरात ईरान की कौम का अज़्म तोड़ सके? जवाब है नहीं। बिल्कुल। तो ये आफ्टर मैच तो होते हैं। वॉर इज नॉट एन ईजी गेम। व्हेन यू आर इन वॉर, तो ये आपको उसके ऊपर अपने ऊपर इफेक्ट भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं, दुश्मन की तबाही के लिए अपना नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो ये तो वॉर में होता है। साहब, पाकिस्तान पर इसका क्या असर होगा? देखिए, पाकिस्तान इज मॉनिटरिंग द सिचुएशन वेरी क्लोजली, लेकिन मेरा ख्याल से अब टाइम आ गया है कि हम डिप्लोमेसी का एक्सप्रेशन यूज़ करके मज़ीद मुनाफ़कत से काम ना लें। यू हैव टू कॉल ए स्पेड। अभी तक हमने अमेरिका के और इजराइल के ईरान करने की उस तरह से मजम्मत नहीं की है जिस तरह से हमें एक मुस्लिम ब्रदर मुल्क के ऊपर हमले की सूरत में करनी चाहिए थी जी। हम चाहे वो बोर्ड ऑफ वॉर हो, मैं तो उसको बोर्ड ऑफ वॉर कहता हूँ, बोर्ड ऑफ पीस तो नहीं है। इस हवाले से 2 बातें मैंने करनी है और वो करके छोड़ूंगा मैं। एक तो ये कि इंडोनेशिया जो है उसको कोई शर्म और गैरत का एहसास हुआ है, उसने अपनी मेंबरशिप मुअत्तल कर दी है।
पहला, आप कह सकते हैं ये बारिश का पहला खतरा है जी। मुसलमानों को ईरान के साथ यकजहती के लिए, अपनी अपनी रियासतों के बचाव के लिए इस वक्त बोर्ड ऑफ पीस, जो सो कॉल्ड बोर्ड ऑफ पीस है, जिसे मैं बोर्ड ऑफ वॉर कहता हूँ, उसे क्विट कर देना चाहिए। पाकिस्तान को भी, सबको, पाकिस्तान को सबसे पहले। मुझे तो इस बात पे अफसोस और गुस्सा है कि अब तक हमने किया क्यों नहीं। आपने तो ऐसे पूछा जैसे पाकिस्तान को बाहर का कोई मुल्क है। हमें तो ये शर्म और वो हया बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन वो मैं कहता हूँ देर आयद दुरुस्त आयद, खुदा के लिए अब कर दीजिए, डोंट डिले इट एनी फर्दर। जी। वकास साहब, इस जंग का पूरी दुनिया की एनर्जी मार्केट के ऊपर, जिस तरह से ईरान के ऑयल डिपोज को अटैक किया जा रहा है और फिर ईरान जो है वो दूसरे ममालिक के अंदर, अरब कंट्रीज़ के अंदर, गल्फ के अंदर उनकी ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट कर रहा है सऊदी अरब में, तो पूरी दुनिया की एनर्जी मार्केट के ऊपर और फिर किस तरह के एनर्जी क्राइसिस को ये जन्म दे सकती है, कितने लॉन्ग टर्म इफेक्ट? ऑल इज वेल इन द वॉर एंड लव। वॉर में जो स्ट्रेटजी आपके दुश्मन को नुकसान पहुंचाए, उसको अपनाने के लिए ज़रूरी है कि आप वो इकदामात करें। पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट के ऑयल पर चलती है जी। ये तो कोई पहेली नहीं है जी। इन जगहों पर जहाँ जहाँ अमेरिका ने अपने अड्डे डरा के बनाए हुए थे कि तुम्हें ईरान खा जाएगा, तुम्हें ईरान खा जाएगा, और वो इस खित्ते में अपनी धौंस जमाए बैठा था, उन रियासतों पर हमले करके ईरान ने दो बातें साबित की हैं। एक तो ये है कि जी वो जिसने आपको प्रोटेक्शन मुहैया करनी थी, जिसके लिए आपने अपनी सरजमीन पर उनके अड्डे बनाए थे, कहाँ है वो अमेरिका? बताइए, किसी रियासत को डिफेंड करने के लिए आया अमेरिका? जी। कितनी खौफनाक बात है ये कि अड्डे इसलिए वहां बनाए थे कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो वकास साहब, इसके बाद क्या ये अरब कंट्रीज अपना जो स्टैंड है, जो वो हमेशा से अमेरिका के पर रिलाई करती रही हैं फॉर देयर सिक्योरिटी, क्या अब वो कुछ तब्दीली उसमें आप देखेंगे कि इस जंग में, एटलीस्ट इस जंग के अंदर वो अपनी पोजीशन को तब्दील करें? मेरे ख्याल से इसका आगाज हो गया है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था कि अमेरिका के ऊपर ये दबाव है इन रियासतों की तरफ से कि आप इस जंग को ख़त्म करें। एक दूसरा है कि जो आलमी मंडी में जो हाल हुआ है, जिस तरीके से नोज डाइव हुई हैं जो इंटरनेशनल प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, वो नक्शा आपके सामने है। ईरान ने तो ये कहा है कि अगर ये जंग जारी रही तो अनकरीब ये जो पर बैरल प्राइस है जो 60 थी वो 200 पे जाएगी। दैट मीन्स अबाउट 325% हाइक इन पेट्रोल प्राइस। उस हवाले से तो बुखार साहब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर रखी है कि अगर 200 बैरल तक भी जाती है तो दुनिया के अमन और इस्तेहकाम के लिए ऑयल की इतनी ज्यादा प्राइस, तो ये तो बहुत कोई उसकी अपनी कौम फाड़ के खा जाएगी उसको, बाकियों को तो छोड़ दें आप। क्योंकि प्राइसेस के हवाले से आपको पता है सेंसिटिविटीज अमेरिका में क्या है। ये चले थे अमेरिका को अमेरिका फर्स्ट बनाने, ये चले थे अमेरिका को पावरफुल इकोनॉमिक माइट बनाने के लिए। जो कुछ ये कर बैठे हैं इसका अभी इन्होंने हिसाब देना है अपनी कौम को। एक दूसरी बात यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद है। कुछ नहीं, वैसे तो 40% ट्रेड जाती है यहाँ से दुनिया की, लेकिन 20% डिक्लाइन तो है। बाकी अब थोड़ा सा सॉफ्ट किया है ईरान ने अपना स्टांस के सिवाय इसराइली और अमेरिकन जहाज़ों के, बाकी सबको जाने की इजाज़त है, लेकिन नोबडी विल गो, क्योंकि कोई पता नहीं किस तरफ से मिसाइल आएगा। हजारों की तादाद में कंटेनर शिप्स जो हैं वो पार्क हुए हैं दूर हरमज से। बुखार साहब, आज 11वां दिन है जंग का, अभी तक भी अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुलवा सका है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े दावे किए थे दूसरे तीसरे दिन कि हम तो अपनी शिप्स के साथ नेवी भेजेंगे और खुलवा लेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो अमेरिका की मिलिट्री माइट के ऊपर कितना बड़ा सवालिया निशान है। पासदारान के चीफ का बयान नहीं सुना उसने कहा अगर ट्रंप नाम लेके ट्रंप और नेतन्याहू आप में जुर्रत है तो एक जहाज और एक ऑयल का कतरा यहां से गुजार के दिखाए। जी। इसको भी 3 दिन हो गए जी। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसके नज़दीक उसके तहत वहाँ ऑयल की प्राइसेस और ज़्यादा सोर होंगी और ज़्यादा वर्ल्ड इकॉनमी जो है वो सफ़र करेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वो प्रेशर्स होंगे, एक जो ट्रंप के खिलाफ आवाज़ें उसके अपने मुल्क में उड़ रही हैं, जो इंटरनेशनल इकॉनमी की वर्सन सूरत हाल हो रही है, जो महाजों के ऊपर उनको शर्मनाक डिफीट हो रही है, उस सब के तहत अमेरिका विल हैव टू गो फॉर सीज फायर। ये मेरी बात याद रखें। बिल्कुल, इस सब का बोझ डोनाल्ड ट्रंप के कंधों पर होगा। ठीक है।